please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो सबसे पहले इंडोनेशिया में चल रहे एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं। तो एशियाड में भारत की जीत का सिलसिला जारी है और आज तो काफी खास दिन है। 11वें दिन भारत ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, एक सिल्वर मिला है, एक ब्रॉन्ज मिला है। हेप्थलन में सपना ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो दूसरी तरफ अर्पिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। अर्पिंदर ने 16.77 मीटर की छलांग लगाई है। देश की नई उड़न परी दूती चंद ने 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है और मनिका बत्रा और शरद कमल की जोड़ी ने टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। बॉक्सिंग में भी 2 मेडल पक्के हो गए हैं। अमित पंघाल और विकास कृष्णन ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। हॉकी में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने अब तक कोई मैच गंवाए बिना सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है और 20 साल बाद महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। उसका मैच फिलहाल अभी चल भी रहा है, उस बारे में भी आपको बताएंगे। 1500 मीटर रेस में भी मनजीत सिंह और जिनसन जॉनसन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों से पदकों की उम्मीद है क्योंकि दोनों ने ही कल 800 मीटर की रेस में गोल्ड और सिल्वर जीते थे। और आइए एक नजर मेडल टैली पर भी डाल लेते हैं। एशियन गेम्स में चीन 101 गोल्ड के साथ मेडल टैली में टॉप पर बना हुआ है। उसके नीचे है जापान 51 गोल्ड के साथ नंबर 2 पर है। तीसरे नंबर पर है साउथ कोरिया जो 37 गोल्ड जीतकर रैंकिंग में नंबर 3 पर बना हुआ है। और भारत की बात करें तो भारत ने मेडल टैली में 11 गोल्ड जीतकर अपने पुराने रिकॉर्ड 2014 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 11 गोल्ड, 20 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीतकर भारत नंबर 9 पर है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत के लिए, 2 गोल्ड मिले हैं। और इस प्रदर्शन पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ खेल पत्रकार मौजूद हैं, अयाज मेमन साहब और मौलाई नीरव। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अयाज मेमन आपसे शुरू करूंगा। जब मैं बुलेटिन में आया था तब 1 गोल्ड था और बुलेटिन में आने के बाद 2 गोल्ड हो गए। तो भारतीय टीम लगातार गोल्ड पर निशाना साध रही है और हेप्थलन जो बहुत पॉपुलर नहीं है शायद इंडिया में, और दूसरी तरफ अर्पिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में, कैसे देखते हैं इस दिन को? आज जीत है, दोनों ही गोल्ड मेडल का आप देखें। अर्पिंदर का ट्रिपल जंप गोल्ड जो है वो 48 साल के बाद हमें इस इवेंट में गोल्ड मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अरसे तक इंतजार करना पड़ा। और लगातार आप अगर देखते जाएं तो सबसे बड़ी बात इस गेम्स की ये रही है, इंडिया, जहां तक इंडिया का नजरिया है, कि ट्रैक एंड फील्ड में मेडल्स आ रहे हैं और अलग अलग बहुत सारे वैरायटी ऑफ इवेंट्स में आ रहे हैं, जिससे अपना जो मेडल्स आए हैं, भले वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या जो सेलेक्टेड एरिया से भी आ रहे हैं। दूती चंद को 2 सिल्वर मिले इन द स्प्रिंट डबल 100 मीटर में और 200 मीटर में। बहुत से ऐसे थे जिनके जूनियर से सीनियर जाने में काफी अरसा हमें भी मेडल मिलते हैं। तो ये बता रहा है कि प्रोग्रेस जो है, तरक्की जो है, अच्छी हुई है। जी बिल्कुल। स्वप्ना बर्मन ने हेप्थलन में 11वां गोल्ड भारत के लिए जीता है और 2014 में कुल भारत ने 11 गोल्ड मेडल जीते थे। तो इस बार तो ये पक्का हो गया मल्ला नीरव जी, 11 से ऊपर का अपना तो टारगेट हम पार करने वाले हैं। 11 से ऊपर तो भारत को गोल्ड मेडल मिलेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे खेल बाकी हैं। लेकिन कैसे देखते हैं, एक तरफ 48 साल का सूखा, दूसरी तरफ हेप्थलन जैसे खेल में भारतीय टीम को गोल्ड? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि इस बार के एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है, जैसा अयाज भाई कह रहे थे, वो ये कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत के एथलीटों ने नया समा बांधा है, नई उम्मीद जगाई है। भारत को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा किया है जहां आप शिकायत करने वाले ये नहीं कह पाएंगे, आलोचक नहीं कह पाएंगे कि भारत में एथलीट पैदा करने की क्षमता नहीं है ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में। अभी जो हेप्टाथलन में जो स्वप्ना बर्मन ने जीता है, अभी 5 मिनट पहले नतीजा आया है, ये समझ लीजिए कि ये सबसे कड़े मुकाबलों में से एक होता है जिसमें एथलीट की इतनी कड़ी परीक्षा होती है, जिस परीक्षा में खरा उतरना बहुत साधारण काम नहीं है। और उन्होंने जिस प्रकार से लगातार अपनी लीड बनाए रखने के बाद ये स्वर्ण पदक जीता है, ये बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है। इसी प्रकार से अगर आप देखें अर्पिंदर सिंह जिन्होंने जीता, तो अर्पिंदर सिंह ने जो मोहिंदर सिंह गिल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वो सन 1970 का रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड से अगर आप आज तुलना करें तो उन्होंने 16.11 मीटर फेंका था और आज इन्होंने 16.77 मीटर फेंका, जबकि अर्पिंदर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से ये कम है।
अर्पिंदर 17 से ज्यादा फेंक चुके हैं। मगर आप पदकों पे नजर डालें तो अर्पिंदर सिंह पहली बार स्वर्ण की कतार में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2014 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको एक कांस्य पदक मिला था। तो इस तरह से जो और फिर दुती चंद, भारत की नई, जैसा कि आपने कहा, नई उड़न परी, एक ऐसी लड़की जिसने पीटी उषा के बाद पहली बार ये सिद्ध किया है कि लंबी रेस में या छोटी रेस कह लें, खासकर 100 मीटर और 200 मीटर में वो स्वर्ण पदक की दावेदार है। और जरा सा से अगर वो मिस कर गई, थोड़ी सी चूक रह गई कहीं, तो उनसे बहुत उम्मीद है। और एक और रेस वो जीत सकती थी, लेकिन एक फॉल्स स्टार्ट के कारण कल उनको बाहर होना पड़ा था। उनके एक और हमारी जो खिलाड़ी थी दास, उसको बाहर होना पड़ा था, हिमा दास को बाहर होना पड़ा था। तो इस प्रकार से इस एशियाई खेल में खासकर जो सबसे बड़ी बात है वो है ट्रैक एंड फील्ड में भारत का प्रदर्शन। और उधर महिला हॉकी में जैसा आपने बताया, अभी मैं देख रहा हूँ मैच जारी है। भारत उन चीज़ों को जो कहा जाता था भारत के बारे में, जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत बहुत अच्छा नहीं करता, भारत के खिलाड़ी कहीं ना कहीं उसको तोड़ते हुए अयाज। लेकिन मनिका बत्रा की बात करते हैं। मनिका बत्रा क्योंकि कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई थी, उनसे बहुत उम्मीदें थी। वो शरद कमल जो कि मिक्स डबल्स में खेल रहे थे लेकिन ब्रॉन्ज जीत पाए, उनके प्रदर्शन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भले ही ब्रॉन्ज हो, लेकिन जिस तरह से दोनों ने ही परफॉर्म किया है, शरद कमल खास करके क्योंकि वो वेटरन खिलाड़ी है, 36 वर्ष के है, शायद उनका ये आखिरी मेजर इवेंट होगा। और यंग मनिका बत्रा, एशियन लेवल पे टेबल टेनिस में मेडल जीतना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपका मुकाबला होता है चाइना से, कोरिया से, जापान से। तो ये यहाँ पर एक मेडल जीतना पहले तो नामुमकिन माना जाता था किसी और को, क्योंकि उनकी मोनोपोली थी ये इन कंट्रीज की। वो मोनोपोली को तोड़ना, भले ही ब्रॉन्ज मेडल मिला है लेकिन आगाज हुआ है, एक इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। और मुझे लगता है इस मेडल को देखते हुए, जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है, सैकड़ों यंगस्टर्स जो है अब टेबल टेनिस जो है ज्यादा सीरियसली खेलेंगे। हम सब स्कूल में खेलते हैं, फिर भूल जाते हैं, सोचते हैं कि टेबल टेनिस में कोई आगे बढ़ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप एशियन लेवल पे, कॉमनवेल्थ लेवल पे जीत सकते हैं मेडल्स। ठीक है, एक इवेंट बॉक्सिंग, उसकी भी बात करते हैं। मल्ला नीरव जी, अमित फोंगल जो कि 49 किलो वर्ग में और विकास कृष्ण 75 किलो वर्ग में दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और दोनों का एक एक मेडल तो पक्का हो गया है। उत्तर कोरिया के बॉक्सर को अमित ने हराया और चाइनीज बॉक्सर को हराया विकास कृष्ण ने। इसको भी कैसे देखते हैं और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, भारत मुक्केबाजी में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा करता रहा है। अच्छे अच्छे मुक्केबाज निकल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओलंपिक्स में भी भारत ने पदक जीता है। लेकिन अगर आप सच पूछें तो एशियाई खेलों में इस बार जिस प्रकार से भारत का प्रदर्शन पिछले दिनों होता रहा है, उस प्रकार से अगर उसकी तुलना करें तो शायद थोड़ा सा फीका जरूर दिखेगा इस बार का प्रदर्शन। मगर विकास ने और अमित ने एक एक पदक की जो को अपनी झोली में पहले ही कर लिया है। और देखना यह है कि कहां तक ये जाता है, कहां और पदक का रंग किस तरह बदलता है, तब पता लगेगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो डीपीआर के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोरिया के जो किम थे, उनको जिस प्रकार से अमित ने हराया, वो बहुत ही बढ़िया जीत मानी जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से स्वप्ना बर्मन पे हम थोड़ी बात करें, क्योंकि उपलब्धि बहुत बड़ी है और शायद हमने बहुत ज्यादा बात उनके बारे में की नहीं। आज उनके बारे में आप बताएंगे। हेप्टाथलन में उन्होंने गोल्ड जीता है, बहुत बड़ा ये इवेंट है। और जैसे नीलम ने बताया कि ये जो है, इसे बेस्ट एथलीट का पद दिया जाता है। जो डेकाथलॉन में, जो पुरुषों के इवेंट में हो, अगर डेकाथलॉन 10 इवेंट्स में आपको कम्पीट करना पड़ता है, या पर विमेन्स में जो होता है वो हेप्टाथलॉन होता है। तो अलग अलग इवेंट्स में अपने आप को आप प्रूव करना पड़ता है, और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ अरसे में। और ये बहुत डिमांडिंग होता है आपके ना सिर्फ टैलेंट का, लेकिन आपके स्टेमिना का, और सबसे ज्यादा दिमागी ताकत का, क्योंकि आपको उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पॉइंट, कुछ इवेंट्स आपके अच्छे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं है, कुछ राइवल्स के अच्छे होते हैं। ये सब पार करने के बाद गोल्ड मेडल मिलता है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। और ये शानदार प्रदर्शन रहा है स्वप्ना बर्मन का। जी, ओके, तो ठीक है। यहाँ पर एक हिसाब से यहाँ पर भारतीय
एथलीट्स बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। एक छोटा सा कमेंट मैं मल्ल नीरव जी आपसे हॉकी टीम पे चाहता हूं। दोनों ही टीमें चाहे पुरुष चाहे महिला दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंची हैं, तो अब यहां इनसे आगे क्या उम्मीदें दिखती हैं? प्रदर्शन बहुत लाजवाब रहा है दोनों ही टीमों का। दोनों टीमों ने जिस प्रकार से जज्बा दिखाया है, अब तक कमजोर टीमों के साथ मैच हो रहे थे तब भी उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और जब जापान और दक्षिण कोरिया जैसी टीमों के साथ हुआ तब भी अच्छा प्रदर्शन किया। आज महिलाओं के लिए ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। चीन एक अच्छी टीम है, चीन के साथ मुकाबला जारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महिलाएं जीतेंगी और अगर जीतती हैं तो 20 वर्षों के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। और पुरुषों की टीम का तो मत पूछिए, मुझे लगता है कि वो स्वर्ण के लिए बहुत प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे आधा मिनट समय लूंगा स्वप्ना बर्मन के बारे में बताने में कि जिस लड़की ने आज भारत को पदक दिलाया है, जिस लड़की ने, उसकी माँ एक चाय बागान में काम करती है और पिता पंचनन बर्मन एक रिक्शा ड्राइवर हैं और रिक्शा ड्राइवर थे। और बहुत उसके बावजूद इस लड़की ने जिस प्रकार से करके दिखाया है, ये भारत के लिए और उसके परिवार के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि वो लड़की है जिसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। बिल्कुल, तो चाहे हिमा दास हो, चाहे द्युति चंद हो और चाहे स्वप्ना बर्मन हो, ये सब गुदड़ी के लाल हैं और लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय टीम का, इन्होंने तो सिर ऊंचा किया ही है। हर भारतीय का सिर उन्होंने गर्व से ऊंचा किया है। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड आज आए हैं और अब लगातार उम्मीद है कि ये संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पिछला रिकॉर्ड तो लगभग हम कुल मेडल्स का तोड़ ही चुके हैं। आगे देखते हैं कि कितने और मेडल आते हैं। बहुत शुक्रिया मलय जी आपका, अयाज आपका बहुत शुक्रिया। तो एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है और भारतीय वुमेन हॉकी टीम जो है, महिला हॉकी टीम, उसका सेमीफाइनल इस वक्त चल रहा है चाइना के साथ और देखते हैं कि वो उसमें फिलहाल क्या होता है। और कुछ बड़ी खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से अच्छी खबर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। पूरी खबर बताने के लिए मेरे साथ हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी राहत की खबर? वाकई इससे राहत की खबर थोड़ी सी कही जा सकती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के युग में 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। अभी महंगाई भत्ता 7% था, जो अब बढ़ करके 9% हो जाएगा और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू माना जाएगा और इससे करीब 48 लाख केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारी हैं, उनको फायदा होगा और साथ ही साथ करीब 62 लाख पेंशनधारी हैं केंद्र सरकार के, उनको भी इससे फायदा होगा। जहाँ तक इस पर खर्च का सवाल है तो सरकारी खर्च चालू कारोबारी साल में जो बचे हुए महीने हैं, यानी कि जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक, तो वहाँ पर करीब 4000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार को इस पर करना पड़ेगा। एक दूसरी भी महत्वपूर्ण खबर फैसला सरकार ने लिया है, वो है कि पोस्टल पेमेंट बैंक जो पोस्ट ऑफिस अब बैंकिंग सुविधाएं देने जा रही है 1 तारीख से, उस पर सरकार ने अपना खर्च बढ़ा दिया है। पहले करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च सरकार ने अनुमानित किया था, अब इसे बढ़ा करके 1400 करोड़ रुपए सरकार ने करने का फैसला लिया है। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर नक्सल कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार सोशल एक्टिविस्टों को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को फिलहाल जेल नहीं भेजने को कहा है और उन्हें घर में नजरबंद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। हियरिंग के दौरान उनमें से कुछ जजों ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने खासकर ये बोला कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को स्टेट अरेस्ट कर रही है जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप डिसेंट को, आप अपने, जो लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों के अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप साइलेंस करना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो इसकी सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी और तब तक सरकार को अपना जवाब देना होगा कि किस लिए उनको अरेस्ट किया गया है। और इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ एक एनजीओ की जगह है जो आरएसएस है, बाकी सारे एनजीओ को बंद कर दो और शिकायत करने वालों को गोली मार दो। इस न्यू इंडिया में आपका स्वागत है।
वही बीजेपी ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरएसएस से नक्सलियों की तुलना को लेकर राहुल पर सवाल उठाए। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है और ट्वीट करके यह कहा है कि एनजीओ क्या इस देश में एक ही है और उस एनजीओ का नाम आरएसएस है और बाकी एनजीओ उनका क्या होगा। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि राहुल गांधी जी नक्सलिज्म को एनजीओ मानते हैं। आज राहुल गांधी जी नक्सलियों को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानते हैं। जो लोग दूसरों का खून बहाते हैं, क्या वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं? ये आप सबको सोचना है। उधर राफेल डील के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कांग्रेस के सवालों पर जवाब दिया। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में जेटली ने राहुल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल कीमतों को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने राहुल से सवाल पूछा कि आखिर क्यों उनकी सरकार ने राफेल डील को लटकाकर देश की सुरक्षा से समझौता किया। फ्रांस के साथ पहला अरेंजमेंट हुआ कि हम आपसे 36 जहाज खरीदेंगे फुली लोडेड, लेकिन उसकी दाम और कीमत और टर्म्स 2007 की ऑफर से बेहतर होनी चाहिए, ये लिखित में था। और जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2016 में, मेरा प्रश्न यह है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से कि 2007 की ऑफर के साथ तुलना की जाए तो जो केवल एयरक्राफ्ट है 2016 में 9% सस्ता है, क्या ये जानते हैं? और जो लोडेड एयरक्राफ्ट है उसकी सारी टर्म्स ले ली जाएं तो वो 20% सस्ता है। क्या उनको ये तथ्य मालूम है? क्या एंटनी साहब ने उनको ये बतलाया या मनमोहन सिंह जी ने ये बतलाया कि जो हमारे पास ऑफर आई थी सरकार में उसमें एस्केलेशन क्लॉजेस थे, फॉरेन करेंसी वेरिएशन के क्लॉजेस थे, उन सब को फैक्टर कीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि बेसिक प्राइस ले लिया, एस्केलेशन भूल जाओ, करेंसी वेरिएशन भूल जाओ, लोडिंग जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं वेपनाइज करने में उसको भूल जाओ और लोडेड एयरक्राफ्ट को सिंपल एयरक्राफ्ट के साथ तुलना कर दो। इधर कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि राफेल डील में ऑफसेट फैसिलिटी के लिए किसी सरकारी कंपनी को काम दिया जाना चाहिए था। लाभ भी जो मिलना था एचएएल को वो नहीं मिला और एचएएल को जो 108 बनाने थे जहाज वो भी नहीं हुए। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? क्यों एचएएल को बाहर किया गया? वित्त मंत्री ने उसके बारे में कुछ खुलासा नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री जब गए थे तो उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से कोई मैंडेट लिया था? पिछला कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का कोई फैसला हुआ था? उधर भारत की सड़कों पर पैदल चलना खतरनाक होता जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर सरकार की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले पैदल यात्रियों की संख्या में 1/3 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि साइकिल से चलने वालों को भी खतरा बढ़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्या कहता है सरकार का यह नया आंकड़ा? देश की सड़कें खतरनाक होती जा रही है पैदल यात्रियों के लिए और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि पैदल यात्री थे, जिन्हें किसी न किसी तरह से जो सड़क दुर्घटना है उसके शिकार हुए हैं। ये खुलासा हुआ है खुद केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में। 2017 के आंकड़े इकट्ठा किए हैं सरकार ने और जो पाया गया है जो सड़क दुर्घटनाएं हैं जिनमें पैदल यात्री शामिल थे उसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। 2016 में जहां 46,823 दुर्घटनाएं हुई थी जिनमें जो पैदल यात्री थे वे विक्टिम थे, 2017 में यह संख्या बढ़कर 62,344 हो गई, यानी कि लगभग 1/3 की वृद्धि ये सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं। ऐसे लोगों की जिनकी मौत हुई है, पैदल यात्री जिनकी मौत हुई है सड़क दुर्घटनाओं में, उसकी संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ी है। 2016 में सिर्फ 15,746 पैदल यात्रियों की मौत हुई थी सड़क दुर्घटनाओं में। ये संख्या 2017 में बढ़कर 20,497 हो गए। लगभग 30% की वृद्धि यहां भी देखने को मिली। इसमें एक बात हम आपको बता दें कि लगभग 54,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इन दुर्घटनाओं में 2017 में घायल हुए हैं। साथ ही अगर साइकिल सवारों की बात करें तो वो भी आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं। 2016 में 2585 साइकिल सवार दुर्घटनाओं में मारे गए थे।
2017 में ये संख्या बढ़कर 3559 हो गई है। यहाँ 37% से ज्यादा की वृद्धि हुई है एक साल के अंदर। तो सड़क दुर्घटनाओं में साइकिल सवारों के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है अगर हम कहें। और अगर पूरे देश की अगर बात करें, हर दिन 56 ऐसे लोग निकलते हैं, पैदल निकलते हैं, लेकिन वो दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं और वो कभी घर वापस नहीं आते हैं। तो ये जो सरकार की रिपोर्ट है, जो रोड एक्सीडेंट का डाटा 2017 का आया है, वो काफी चौंकाने वाला है। और जाहिर बात है कि अब सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे पैदल यात्रियों को और साइकिल सवारों को किस तरह से एक सुरक्षित जो है वो वापस घर आ सके, इसकी व्यवस्था की जाए। शुक्रिया रोहन, वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये। उधर आज पावर सेक्टर में हुए सबसे बड़े सौदे का ऐलान हुआ। ये सौदा रिलायंस इंफ्रा और अदानी ट्रांसमिशन के बीच हुआ है। रिलायंस इंफ्रा ने अपना मुंबई का पावर कारोबार अदानी ट्रांसमिशन को बेच दिया है। यह सौदा 18,800 करोड़ रुपए में हुआ। इस डील की जानकारी देते हुए रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि इस सौदे से कंपनी 65% तक कर्ज मुक्त हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल तक कंपनी को पूरी तरह कर्ज मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। Reliance Infrastructure's gross debt will be reduced from about 22,000 crores to only just 7,500 crores. Reliance Infrastructure's annual interest cost will also be drastically reduced by nearly 70% from 2,600 crores to just 800 crores annually. Reliance Infrastructure expects to be a zero debt company next year. तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।